आपको समाज शास्त्र के चैप्टर 3 के क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा कानून कब पास हुआ। तो महिलाओं के संरक्षण हेतु जो घरेलू हिंसा कानून था वो 2005 में लागू हुआ, जिसमें कि महिलाओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो भी जब उन पे जो पारिवारिक हिंसा होती है, जो घरेलू हिंसा जो कि परिवार के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की जाती है, उससे उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है। तो ये जो युवा संगठन का नाम है ये हम जनजातीय समाज में सुनते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा, युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है। तो युवा संगठन आदिम समाज या जनजातीय समाज में पाया जाता है। ट्राइबल सोसाइटी या जनजातीय समाज में युवा गृह की एक व्यवस्था होती है, जहाँ पे जो जनजाति में जो युवा जो वर्ग होते हैं, जिसमें युवतियाँ भी होती हैं और युवक भी होते हैं, वो लोग अपना एक अलग ग्रुप का निर्माण किए हुए होते हैं। वो लोग अपने ग्रुप में रहते हैं और अब इसके साथ ही वो लोग जैसे युवतियों का ग्रुप है, युवकों का ग्रुप है, तो वो लोग आपस में मनोरंजनात्मक कार्य या कोई संरचनात्मक कार्य है उसको वो लोग करते हैं। युवा संगठित एक साथ वो लोग संगठित होते हैं, एक सर्कल बनाकर रखते हैं, अपना एक ग्रुप बनाकर रखते हैं, जिसे कि युवा संगठन कहते हैं, जिसमें सिर्फ युवा ही होते हैं। और उसके बाद किसी कुछ जनजातीय समाज में युवा गृह की भी व्यवस्था होती है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, यानी अपना एक अलग से एक गृह बनाकर जो जितने भी युवा लोग हैं वो लोग एक साथ रहते हैं, संगठित होते हैं। इसी को हम लोग युवा संगठन कहते हैं। तो ये जो इस तरह का जो युवा संगठन होता है वो जनजातीय समाज में पाया जाता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में हुई। 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिला दिवस सबसे पहले कब मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सबसे पहले महिला दिवस जो था वो 1975 में मनाया गया, लेकिन ये उस समय किसी थीम पर नहीं था। और इसके बाद 1996 में सबसे पहले थीम के आधार पर बनाया गया, थीम के आधार पर मनाया गया महिला दिवस। तो जो 1996 था उसको थीम, और आज भी किसी थीम को लेकर ही महिला दिवस को मनाया जाता है। हर साल का अलग अलग थीम होता है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिला दिवस 1975 में मनाया गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1975 से मनाया जाने लगा। इसके बाद जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है, आदिम समाज में जादू को सफ़ेद और काला जादू में किसने विभाजित किया। तो इसका जो आंसर है वो है बी मैलिनोवस्की, जिनका जो पूरा नाम है वो है ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की। इनको हम बी मैलिनोस्की भी कहते हैं शॉर्ट में। तो मैलिनोस्की अगर हम कहेंगे तो हमें याद रहेगा। आदिम समाज में ये पोलैंड के मानव समाजशास्त्री, ये और एक चीज़ और इनके बारे में आप लोग जान लें कि जो इन्होंने जादू को सफ़ेद और काला जादू के रूप में वर्गीकृत किया या विभाजित किया, कि एक जनजातीय समाज में सफ़ेद जादू और काला जादू पाया जाता है, जिसमें सफ़ेद जादू जिसको कि पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है, और काला जादू यानी जिसका कि रोल ही कुछ निगेटिविटी लाना या निगेटिव तरीके से लिया जाता है। इसकी चर्चा जब हम विस्तार से करेंगे, अगर हम ऐसा क्लास ले रहे होंगे जब कि हम ऑब्जेक्टिव, चूँकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है इसलिए मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँ, लेकिन इतना बता दूं कि जो मैलिनोस्की जो थे वो सबसे पहले मानव समाजशास्त्री के रूप में इनको हम, यानी कि मानव समाजशास्त्र का, मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र का इन्हें हम जनक कह सकते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र की स्थापना इन्होंने ही की। इन्होंने ही मानव शास्त्र में भी समाज से संबंधित कई चीज़ों को देखा और कहा, और इसको हमें इसके बारे में बताया कि सामाजिक मानव शास्त्र में हम मानव शास्त्र यानी आदिम समाज में जो भी जनजातीय समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम समाजशास्त्रीय आधार पर हम
विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारा प्रश्न है छठे नंबर पे प्रश्न है, वो है किनके प्रयास से जाति प्रथा उन्मूलन संभव हुआ। तो जाति प्रथा उन्मूलन जैसा कि बहुत छोटी कक्षा में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसका जो जाति प्रथा जो उन्मूलन संभव हो पाया वो राजा राममोहन राय, इनका इसका जो आंसर होगा वो होगा राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा उन्मूलन संभव हो सका। सती प्रथा जैसी कुप्रथा से लोगों को राहत मिली और इसका जो उन्मूलन हुआ वो 1829 में हुआ। उसके बाद जो हमारे 7वें नंबर पर जो प्रश्न है वो है 1856 में यानी 1856 में किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ। तो इसका जो आंसर है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह कानून को पारित कराया। और ये भी हम जान लें कि इसमें हम 2 प्रश्न को भी कह सकते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा कि कब विधवा विवाह कानून कब पारित हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पे 1856 होगा। और किन्होंने पारित करवाया, इसमें किनकी भूमिका थी, तो इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 8वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1990 में जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम जनजातियों के लिए लागू किया गया 30 जनवरी 1990 को। उसके बाद 9वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत बिहार में किस वर्ष की गई। तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत बिहार में 2 अक्टूबर 2016 से की गई। 2 अक्टूबर 2016 से की गई। 10वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार जो हमारा लैंगिक विषमता है वो उसका आधार जो है वो हमारा समाज है। समाजशास्त्री समाज को ही इसका आधार मानते हैं। लैंगिक विषमता यानी लैंगिक रूप से जो भेदभाव किया जाता है, यानी स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है, लड़की और लड़कों में, बालक और बालिकाओं में जो भेदभाव किया जाता है वो सामाजिक तौर पर किया जाता है। इसीलिए वो समाज को ही इसका आधार मानते हैं। सामाजिक आधार वो किस पर आधारित है, तो समाज पर आधारित है समाजशास्त्रियों के अनुसार। उसके बाद जो हमारा 11 नंबर पे जो प्रश्न है वो है आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। तो जादू को सामाजिक स्वीकृति जो प्राप्त है उसे हम सफ़ेद जादू कहते हैं। हमने पिछला जो हमारा प्रश्न था उसमें भी वो भी प्रश्न था कि माने कौन ऐसे मानव शास्त्री हैं जिन्होंने काला जादू और सफ़ेद जादू के रूप में जादू को वर्गीकृत किया। तो हमारा जो आंसर था वो था काला जादू और सफ़ेद जादू को बी मैलिनोस्की ने वर्गीकृत किया है। तो जिसमें सफ़ेद जादू में उन्होंने बताया कि इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, यानी किसी चीज़ से संरक्षण प्राप्त करना, ये सफ़ेद जादू का उद्देश्य होता है। लेकिन किसी चीज़ को नष्ट करना, उसमें काला जादू की भूमिका होती है। तो काला जादू जो है वो हमारे समाज में निगेटिव भूमिका निभा रहा होता है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सफ़ेद जादू के तहत खेती में अगर उपज कम हुई तो उसको सुधारने के लिए सफ़ेद जादू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर उसी में किसी को अगर मारना हो, किसी से बदला लेना हो, तो उसमें हम लोग काला जादू का प्रयोग करते हैं। तो काला जादू नुकसानदेह होता है, लेकिन सफ़ेद जादू जो होता है वो संरक्षणात्मक होता है। वो किसी की रक्षा कर सकता है, समाज में एक व्यवस्था को बनाए रख सकता है। तो अगर स्वीकृति जो प्राप्त होती है वो समाज में, जो जनजातीय समाज में जो स्वीकृति प्राप्त होती है वो सफ़ेद जादू को प्राप्त होती है, काला जादू को नहीं। तो उसके बाद जो हमारा 12 नंबर पे जो प्रश्न है वो है घरेलू हिंसा का तात्पर्य है। तो घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है। घरेलू हिंसा का तात्पर्य है पारिवारिक हिंसा, यानी कि परिवार में जो हिंसा किसी पे भी बच्चे हो या औरत हो या वृद्ध हो, उन पे जो हिंसा की जाती है परिवार के सदस्यों द्वारा, उन्हें हम घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर पे जो प्रश्न है वो है
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत किस क्षेत्र के युवकों और युवतियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, शहरी क्षेत्र भी आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। यानी केवल ग्रामीण या केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के वैसे युवक और युवतियाँ जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्रदान करना या बैंक से लोन लेने की व्यवस्था होती है जिससे कि वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत युवक और युवतियों को किस क्षेत्र में, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के युवक और युवतियों को इसमें स्वरोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसमें क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था, ये तो हम जान गए। अब इसके बाद होता है कि कब से शुरू की गई, तो इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1993 से की गई, 1993 से की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। 15वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? तो 14 नवंबर 2004 से काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। उसके बाद हमारा 16 नंबर पर जो प्रश्न है वो है वर्तमान भारत में जनजातियों की सर्वप्रमुख समस्या क्या है? तो हम वर्तमान समाज में जो जनजातियों की जो समस्या है उसको हम सोचते हैं कभी आर्थिक समस्या हो सकती है, सांस्कृतिक समस्या हो सकती है, उनको सामाजिक क्षेत्र में समस्या हो सकती है, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं जनजातियों के सुधार हेतु, लेकिन उनमें जो समस्या के रूप में जो अभी जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो ये है कि चूँकि हमारा जो ये समाज है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, यानी कि हमारा मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से वो गतिशील भी काफ़ी है, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिसका असर जनजातियों पर भी पड़ रहा है। वो अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए दूसरों की संस्कृति, जो हमारी आधुनिकता वाली जो संस्कृति है उसको अपनाने में लगी हुई हैं। पर संस्कृति ग्रहण का मतलब ही होता है कि हम दूसरों की संस्कृति को आत्मसात कर लें, दूसरों की संस्कृति को अपना लें और अपनी संस्कृति को छोड़ दें। तो ये उनकी एक समस्या के रूप में, अगर वो अपनी संस्कृति के हिसाब से ही चलेंगे, अगर अपनी संस्कृति पे चलेंगे तो इसमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हानि नहीं होगी। लेकिन वो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए आधुनिकता के इस युग में उन पर भी जो नई संस्कृति है उसका प्रभाव पड़ रहा है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति, उसका प्रभाव, या आधुनिक सभ्यता, सब आधुनिक संस्कृति, उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। तो ये जो पर संस्कृति ग्रहण है ये उनकी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो अगर हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि वर्तमान समाज में जनजातियों की सर्वप्रमुख समस्या क्या है, तो उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह का दिया रहेगा। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट ये भी रहा कि पर संस्कृति ग्रहण, तो इस सर्वप्रमुख समस्या हम इसको ही देंगे, पर संस्कृति ग्रहण। लेकिन अगर हमारा आता है कि सामाजिक, पर संस्कृति ग्रहण, राजनीतिक, आर्थिक, ऐसे, तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पर संस्कृति ग्रहण अगर उसमें आता है तो हर तरह की समस्या के साथ पर संस्कृति ग्रहण भी है। लेकिन अगर इन 3-4 अगर इनमें सभी भी अगर आंसर अगर दिया हुआ है तो हम इनमें सभी करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम सीधे जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पर संस्कृति ग्रहण। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पहला जो जेंडर से रिलेटेड जो पुस्तक था वो पहली पुस्तक थी, स्त्री पुरुष तुलना, जिसकी लेखिका जो थी वो थी ताराबाई शिंदे, जो कि ज्योतिबाई फुले जो थी, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा हेतु इतना काम किया, उनके साथ वो काम कर चुकी थी। और वो 1882 में ताराबाई शिंदे जो थी वो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक उन्होंने लिखा, जिसमें कि पितृसत्तात्मक समाज और जाति व्यवस्था के खिलाफ बातें कही गई थी। मतलब खिलाफ क्या, जैसे वो जो अव्यवस्था उसके वजह से जो फैलती है उसके बारे में बताया गया है उसकी पुस्तक में। और वो इस तरह का नारीवादी विचारधारा के लेते हुए वो पहली पुस्तक वो उसको माना जाता है, जो कि 1882, यहाँ मैंने ब्रैकेट में दिया है, 1882 में इस पुस्तक की रचना की गई ताराबाई शिंदे के द्वारा। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? तो मंडल आयोग जनजातियों के हित के लिए काम करता है, तो मंडल आयोग की जो स्थापना हुई वो 1979 में हुई थी।
19 नंबर पे जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत का केरल जो राज्य है उसमें ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सा राज्य है? तो भारत में जो केरल राज्य है उसकी संख्या, वहाँ पे ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, जहाँ पर संपूर्ण आबादी का 18.38% जो है वहाँ पे ईसाइयों का पाया जाता है। वहाँ पे ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो 18.38% है। जो कि तो केरल, भारत का केरल ऐसा राज्य है जहाँ ईसाइयों की संख्या 18.38% है, उनका प्रतिशत है पाया जाता है संपूर्ण जनसंख्या का। और तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारा जो नंबर 20 पे जो क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो इसका अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को होता है और वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसी जाति को वे अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं, बाकी किन्हीं को ये अधिकार नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको इसी जानकारी मिल सके। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।